Assalamu alaikum. Welcome to Psychic Learners Academy by Via Village, and my name is Noreen Fatima. Today we are on topic developmental stages of gender stereotypes, which is lesson number 16. Okay, तो जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स है वो कितने स्टेजेस में डेवलप होता है इन ह्यूमन, तो चाइल्डहुड से स्टार्ट होता है वो। तो स्टेज 1 अबाउट 3 years ऑफ एज, 3 साल के बच्चे 3 साल के बच्चे कैरेक्टरिस्टिक और जो बिहेवियर होते हैं मेल्स एंड फीमेल के, वो लर्न हो जाते हैं उनसे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली एसोसिएट होते हैं एंड बट जो इनडायरेक्ट एसोसिएशंस होती हैं, जैसे कि स्टीरियोटाइप्स जो जनरेट होनी होती है, वो नहीं हुई रहती है स्टेज 1 में। स्टेज 2 में क्या होता है, ये अबाउट 6 years ऑफ एज, उसमें क्या होता है कि जो मोस्टली इनडायरेक्ट एसोसिएशन होती है विद दी जेंडर, चाहे वो मेल का हो या फीमेल का हो, ठीक है, तो वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। और इसमें से मोस्टली ये होता है कि जो अपनी जेंडर की चिल्ड्रन की जो अपनी जेंडर रहती है उससे एसोसिएशन ज़्यादा डेवलप होती है। स्टेज 3 में अबाउट 8 to 10 years ऑफ एज, उसमें ये बाकी दोनों जेंडर्स के स्टीरियोटाइप बच्चों को समझ में आ जाते हैं, बच्चे लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने जेंडर को भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छे से पहचान लिए होते हैं और दूसरे जेंडर को भी। अप्रोचेस टू द फॉर्मेशन ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप, ये सारे अप्रोचेस मैं पिछले चैप्टर्स में पढ़ा चुकी हूँ, पता नहीं इसमें क्यों फिर से रिपीट किया हुआ है। फिर आते हैं मेजर इम्प्लीकेशन ऑफ स्टीरियोटाइप्स इन द फॉर्म ऑफ प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन एंड फॉल्टी परसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ जेंडर रिलेटेड बिहेवियर। प्रेजुडिस क्या है? प्रेजुडिस को एक तरह से समझ ली कि नेगेटिव इवैल्यूएशन, ये नेगेटिव कोई भी नेगेटिव थॉट हम किसी ग्रुप के बारे में रखें बिना उसे जज किए हुए, बिना उसे सही तरह समझे हुए, बिना उसकी रियलिटी जाने हुए, उसको कहते हैं प्रेजुडिस। प्रेजुडिस आप देखे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में के थ्रू बहुत प्रेजुडिस होता है, एज एन नेगेटिव थॉट्स रखते हैं लोग। हो गए फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप देख लें कास्ट में ही सुन्नी शिया में ही, सेक्ट में ही, कि एक दूसरे से प्रेजुडिस रखना कि वो इस तरह करते हैं, उनकी नेगेटिव बातों पे ज़्यादा ध्यान देना, जबकि आपको रियलिटी मालूम नहीं होता है। तो आई होप कुछ हद तक आप समझ गए होंगे प्रेजुडिस क्या है, और आपको पहले से भी मालूम होगा। स्टीरियोटाइप्स नॉट ओनली लीड टू प्रेजुडिस बट ऑल्सो स्ट्रेंथ। ओके, स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं? नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स पहले से प्री डिफाइंड मेंटल फ्रेमवर्क, मेंटल स्कीमा है, जो कि जनरेशन बाय जनरेशन चले आ रहा है, तो उसकी वजह से प्रेजुडिस और स्ट्रेंथन होता है और बढ़ता है। प्रेजुडिस की वजह से अपने ग्रुप के मेंबर्स के अंदर अपने ग्रुप के मेंबर्स को आप वैल्यू करते हैं, बट जो आपके ग्रुप के बाहर के लोग हैं आप उनको वैल्यू नहीं करते हैं। ओके, फिर उसके बाद प्रेजुडिस की वजह से क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे कि आप मेल्स के और फीमेल के बीच देखिए, डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? क्योंकि प्रेजुडिस है, आप नेगेटिवली दूसरों के बारे में सोच रहे हैं बिना कुछ सही बात, बिना रियलिटी जाने हुए। ओके, तो इससे पर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं, पर्सनल और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस या प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ओके, तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स में क्या है? अक्सर यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ वुमेन आर थॉट टू बी नॉन सीरियस, फुलिश औरतों को मोस्टली बेवकूफ़ या फिर बिल्कुल सीरियस नहीं समझा जाता है, या उसको कम कैपेबल समझा जाता है, उसकी एबिलिटी को वो कम समझा जाता है कि वो सही से डिसीजन नहीं ले सकती, तो वो इस तरह लोगों नेगलेक्ट करते हैं। ऊपर से ये अक्सर वो उनकी डिसीजन सही भी हों तो भी उनको गलत कह देते हैं वुमेन के थॉट्स को, वुमेन के डिसीजन को। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में पहले से फिट है कि वुमेन नॉन सीरियस हैं, वुमेन डिसीजन नहीं ले सकती, तो ये प्रॉब्लम आती है। जेंडर स्टीरियोटाइप्स, एक एनालिसिस, एक स्टडी हुई थी जिसमें ये देखा गया कि वुमेन को ज़्यादा फेवर किया गया है
मेन के अकॉर्डिंग। ओके, तो ग्लिक, फिस्के, कलीग, इन लोगों ने इस इशू को टैकल किया था, सॉल्व किया था, और इन्होंने सेक्सिज्म के दो एस्पेक्ट्स बनाए थे। पहला है हॉस्टाइल सेक्सिज्म, फिर दूसरा है बेनेवलेंट सेक्सिज्म। हॉस्टाइल सेक्सिज्म बिल्कुल नेगेटिव इन नेचर है, मतलब पूरी नेगेटिव एटीट्यूड मैन वुमेन की तरफ। अब बेनेवलेंट सेक्सिज्म क्या है? हैविंग पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैन। पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, पॉजिटिवली सोचते हैं वुमेन के बारे में, बट इन टर्न एक तरह से वुमेन को डिग्रेड भी करते हैं, उसको वो उसको नीचा दिखा देते हैं, उसकी कमज़ोरियाँ भी बता देते हैं। जैसे कि लोग बोलते हैं बेनेवलेंट सेक्सिज्म वाले लोग कि वुमेन डिज़र्व करती हैं रिस्पेक्ट, उन्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देनी चाहिए, उनको उनकी केयर करनी चाहिए। ये अब वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि वुमेन वीक हैं, वुमेन लेस कॉम्पिटेंट है, उनकी में एबिलिटी कम है, वो उनको ज़्यादा ख्याल की ज़रूरत है, वो वीक हैं। तो आप समझ रहे हैं कि कि फेवरेबल यानी गुड ट्रेट्स, गुड एटीट्यूड रखा गया है वुमेन के बारे में बेनेवलेंट सेक्सिज्म की तरफ से, बट उसको वो अटैच कर दिया गया है उनके लोअर स्टेटस से। ओके, एक स्टडी हुई थी जिसमें मेल पार्टिसिपेंट्स को कुछ टास्क दिए गए, कुछ लेबर रिलेटेड टास्क था, बट उनको ये भी कहा गया कि आपके साथ कुछ पार्टनर्स भी होंगे जो आपकी टास्क में हेल्प करेंगे, बट आपको ये काम करना है कि आपको टास्क डिवाइड कर देना है, आप अपने और पार्टनर के बीच। तो जब उन्हें पता चला कि उनके पार्टनर फीमेल हैं, तो उन्होंने ऐसा टास्क फीमेल को दिया या जिसमें उसको वो कम मेहनत करनी पड़े। ठीक है, जैसे कि अगर कोई वेट उठाने वाला था तो उन्होंने जो कम वेट वाला था वो वुमेन को दिया, ये सोच के कि वो वीक है, उन्हें वो ज़्यादा कर नहीं पाएंगी। ठीक है, और जब उन्हें पता चला कि उनके पार्टनर मेल है तो उस अकॉर्डिंग टास्क अटैच किया। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि मेल और फीमेल को लेकर के टास्क के बीच भी कितना डिफरेंस रखा गया। सदकार 1994 इन्होंने एक स्टडी की थी जिसमें ये रिवील हुआ था, ये रिजल्ट आया कि टीचर का भी बिहेवियर काफ़ी हद तक चेंज होता है, काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस होता है विद दी अकॉर्डिंग टू दी मेल और फीमेल स्टूडेंट के एक्सपेक्टेशन के थ्रू। जेंडर स्टीरियोटाइप एंड सेल्फ परसेप्शन मतलब क्या होता है? आपको मालूम होगा कि आप खुद के बारे में क्या परसीव रख रहे हैं, खुद के बारे में क्या परसेप्शन रख रहे हैं, खुद को किस तरह परसीव रख रहे हैं, किसको खुद के बारे में क्या सोच रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? सेल्फ परसेप्शन। तो जेंडर स्टीरियोटाइप एक कैसे काफ़ी हद तक आपके खुद की थॉट्स को, आप खुद क्या हैं उसको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। जैसे कि ये अगर सोसाइटी में ये कह दिया गया कि गर्ल्स बाहर नहीं जा सकती, ठीक है, मतलब अकेले बाहर नहीं जा सकती, तो वो जो बच्ची होती है, वो जो लड़कियां होती हैं, वो एक तरह समझने लगती हैं, अच्छा हाँ मैं नहीं जा सकती, मुझे किसी की ज़रूरत है, तो वो या तो अपने साथ एक और गर्ल को लेके जाएंगी या फिर हमेशा बॉयज़ को लेकर के जाएंगी। तो ये भी चीज़ है। अब आखिर में भी एक एग्जांपल दिया कि सोसाइटी और फैमिली बिलीव करती है कि लड़कियां साइंस सब्जेक्ट इतना नहीं पढ़ सकती, तो वो साइंस सब्जेक्ट की तरफ कॉन्फिडेंट फील नहीं करती हैं, सोचती हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वो पिक ही नहीं करती हैं। तो इस तरह से उनकी भी अपनी परसेप्शन, अपनी जो काबिलियत है वो काफ़ी ज़्यादा दबती जाती है, वो खुद को समझ नहीं पाती। और दूसरी बात ये भी होता है कि काफ़ी एक सोशल प्रेशर रहता है जेंडर स्टीरियोटाइप्स के तरफ से इंसान लोगों पे, इसीलिए मेन ज़्यादा मैस्कुलिन होने की कोशिश करते हैं, वुमेन ज़्यादा फेमिनिन होने की कोशिश करती हैं। ठीक है, वो मेन को डिस्प्ले किया जाता है कि इसमें मैनली ट्रेट होने चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, ये वुमेन में ज़्यादा वो किया जाता है कि वुमेनली ट्रेट्स होने चाहिए। और इसी चीज़ को पॉजिटिव इन सारी जेंडर स्टीरियोटाइप को आजकल क्या वो बहुत वक्त से काफ़ी पॉजिटिव और हेल्दी, साइकोलॉजिकली हेल्दी ले रहा है, और जो लोग नहीं ले रहा है उन्हें ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। स्टीरियोटाइप्स एंड सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज क्या होता है? ओके, मैं बताती हूँ। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज का मतलब ये है कि एक परसीवर यानी कि मैं
सपोज़ करिए मैं एक मर्द हूँ, ओके, मैं क्या सोच रही हूँ एक औरत के बारे में, मेरे थॉट्स की वजह से भी उस औरत के बिहेवियर्स चेंज हो सकते हैं, क्योंकि मैं उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और बिकॉज मैं उससे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हाँ उसे शर्माना चाहिए, तो वो शर्माएगी। ओके, तो यहाँ पे परसीवर, आप अपने डेफिनेशन में देखिए, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी इज द प्रोसेस वेयर बाई परसीवर, यानी कि मैन मेल, ओके, बिलीव्स अबाउट द टारगेट पर्सन या वुमेन हो गया, कैन एलिसिट बिहेवियर यर फ्रॉम द टारगेट पर्सन, ओके, अगेन वो हो गया आपका वुमेन हो गया, दैट विल कंफर्म द एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, ये उससे ये बिहेवियर आए, ये बिहेवियर निकल गए, तो टारगेट पर्सन से वही चीज़ निकला। ओके, जैसा कि अगर सपोज़ करें कि फ़र्ज़ करें कि घर में जब वो लड़के वाले आते हैं लड़कियों को देखने के लिए, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ लड़की शर्माए थोड़ा, उससे ऐसे करके झुक करके बैठे, और सर नीचे करके, हाँ सॉरी झुक करके नहीं, सर नीचे करके बैठे। तो वो ये चीज़ लड़कियों के भी दिमाग में रहता है, उनकी बिहेवियर इफ़ेक्ट होती है, वो खुद भी ऐसे बैठती हैं, ज़्यादा बोलती नहीं हैं, हंसती नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं हंसती हैं। मोस्टली शादियों में भी देखा होगा कि अक्सर दुल्हनें नहीं हंसती हैं, अगर ज़रा सा हंस देती हैं तो उन लोग के वहाँ के रिश्तेदार, उनके माइंड में पहले से रहता है कि लड़कियों को, दुल्हनों को हंसना नहीं चाहिए, कुछ ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं शो करना चाहिए सबके सामने, वरना लोग कहेंगे कि दुल्हन इस तरह की है, वो लड़की इस तरह की बदतमीज़ है, या जो भी है। ओके, तो ये सारी चीज़ स्टीरियोटाइप्स एंड सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज। ओके, आपका आता है फिर फुल फॉल्टी परसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ जेंडर रिलेटेड बिहेवियर। अब जब पीपल स्टीरियोटाइप कर चुके हैं, पीपल एक प्रेजुडिस या नेगेटिव इवैल्यूएशन या नेगेटिव थॉट दूसरों के बारे में ये रख चुके हैं, तो जो टारगेट पर्सन होता है वो कोशिश करता है कि वो उन सब चीज़ों को परसीव करे और उसी तरह एक्ट करे जैसा कि लोग सोच रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि व्हेन गर्ल्स इन आवर सोसाइटी आर टोल्ड दैट दे आर वीक एंड ओनली मैन कैन प्रोटेक्ट देम, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, एंड देन दे डू नॉट डेवलप अ करेज टू गो आउट देयर ओन। ओके, तो अक्सर लड़कियों को लगता है कि हाँ वो वीक है, उन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है मैन के थ्रू, वो ओके, तो वो अकेले घर से बाहर नहीं जाती। ओके, कोई उनके साथ जाना ज़रूरी होता है। अब देखे होंगे कभी कभी बड़ी बड़ी लड़कियां होती हैं, 17-18 साल की लड़कियां होती हैं, पर उनके साथ 10 साल का या 7 साल का, 8 साल का या 6 साल का बच्चा यानी कि लड़का जा रहा होता है। वो कहते हैं ना कि अप्पी के साथ चले जाओ, इधर चले जाओ, अप्पी को बाहर जाना है, कुछ सामान लेके आना है, ये वो तो एक सपोर्ट उसके साथ दे दिया जाता है। एक उस 6-7 साल या 8 साल के या 10 साल के जो बच्चा है, मेल बॉय, मेल किड, उस पे सोचिए कितना प्रेशर होगा कि हाँ मुझे इस तरह रहना है, मुझे अप्पी को प्रोटेक्ट करना है, मुझे इनको प्रोटेक्ट करना है, मुझे गर्ल्स को प्रोटेक्ट करना है, तुम ये हो। इवन आई हैव माई कज़न हु इज़ 10 to 12 year old, बट वेन एवर आई गो आउट ही इज़ लाइक कि मुझे भी चलना है, मैं आपके साथ चलूँगा, आप अकेले नहीं जाएंगी। यू नो ये डाला गया है इनके माइंड में कि आपको केयर करनी है, आप जाओ इनके साथ ऐसे करके। तो द बॉयज़ दे आर मेड फील कि आपको स्ट्रांग होना है, आपको रोना नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्यों क्यों नहीं रो सकते, उनका दिल नहीं होता? हाँ, हमेशा नहीं रोना चाहिए, क्योंकि हमेशा तो किसी नहीं इंसान को नहीं रोना चाहिए, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो। बट एक वो होता है कि मैन को हमेशा बोल देते हैं रोना नहीं है, सैड नहीं होना है। सोचिए उन पे भी कितना प्रेशर होता होगा, कितने इमोशंस हाइड करके रखते हैं वो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कितना प्रेशर होता है, स्पेशली सोशल प्रेशर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कैरी करके रखना। ओके, अब इसमें रिसर्च के थ्रू ये भी रिवील हुआ है, स्टडीज़ के थ्रू,
कि जो मेल और फीमेल, अगर मान लीजिए इन्हें कोई एक टास्क दिया जाता है और अगर उसमें मेल सक्सीड होता है, मेल उस टास्क को अच्छे से कर लेता है, तो उसमें उसकी काबिलियत, उसकी एबिलिटी, उसको वो अप्रिसिएशन किया जाता है, उसको शाबाशी इस बात की दी जाती है। बट अगर कोई फीमेल उसी चीज़ में सक्सेस पा लेती है तो उसे किस चीज़ से एट्रीब्यूट किया जाता है कि हाँ ये तो लक था, निकाल लिया, या फिर फेवरिज्म कि लड़की है, चलो इसने मतलब इसको पास करवा दिया गया, या इसको सक्सेस मिल गया, या इसके इस प्रोजेक्ट या इस प्रोजेक्ट या असाइनमेंट को वो ज़्यादा मिल गया क्योंकि ये लड़की है। तो ये एक फॉल्टी परसेप्शन भी है। लोग ये सोचते हैं कि लड़कियां नॉन सीरियस होती हैं, उनके पास ज़्यादा दिमाग नहीं होता, तो वो उनको कह देते हैं कि हाँ चलो लक से मिल गया, या उनको फेवरिज्म के थ्रू। अब इल्यूजरी कोरिलेशन, इल्यूजरी समझ ली, इल्यूजन क्या होता है, आपकी जो भी कॉग्निटिव प्रोसेस जो भी माइंड में चल रहा है उसको कहते हैं इल्यूजरी। कोरिलेशन किस किस के बीच होता है। अब जैसे कि जो भी लोग होते हैं, पीपल स्पेशली, चाहे वो बच्चे हो या एडल्ट्स हो, वो क्या करते हैं, अपनी स्टीरियोटाइप जो फॉर्म हुई है, जो मिली है उन्हें, जो उन्होंने अपनी सोसाइटी, फैमिली, जहाँ से भी सीखी है, उसको मेंटेन करके रखते हैं, किस में, अपने दिमाग में, कॉग्निटिव प्रोसेस, उसे कहते हैं इल्यूजरी कोरिलेशन। तो भले उस चीज़ों के बीच कोरिलेशन हो, जैसे कि कोई बिहेवियर है और जेंडर, दोनों के बीच कोरिलेशन नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, फिर भी उस चीज़ को वो अब स्टीरियोटाइप से लिंक कर दिया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ इल्यूजरी कोरिलेशन का। अब जैसे फीमेल की कोई सक्सेस है, ठीक है, फीमेल सक्सेस हो गया, बिहेवियर में आ गया, जेंडर में आ गया आपका फीमेल, तो इन दोनों को कोई रिलेशनशिप इस बात पे नहीं है कि उसे लक के थ्रू मिला है या उसको फेवरिज्म से मिला है। बट लोग ऐसा दिमाग में अपने बना के रखे हैं, स्टीरियोटाइप ऐसा बना हुआ है, ऐसे प्रेजुडिस बनी हुई है ये कि हाँ उस औरत को वो सक्सेस या फिर चांस इसलिए मिला क्योंकि उसका लक था, और उसको फेवर किया गया है, ना कि उनकी एबिलिटी यानी कि उनकी काबिलियत पे बात करके। तो कोई रिलेशनशिप भी नहीं होता कि फीमेल की सक्सेस कैसे रिलेट कर रही है लक और फेवरिज्म से, बट वो इस तरह रिलेशनशिप, पता नहीं, फिर कोई रिलेशनशिप होता नहीं बट फिर भी बना देते हैं। सेक्स रोल स्ट्रेन, मोस्टली जो भी ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड होते हैं, जो भी सोच होती है लोगों की एक मर्द में होनी चाहिए कि ये बिहेवियर, ये कैरेक्टरिस्टिक या ये ट्रेट्स होनी चाहिए मर्दों में, वो अचीव करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है मेन के लिए, बहुत सारे मेन के लिए बहुत टफ होता है और काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है और काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग भी होता है। ओके, तो अक्सर मेन एस्केप करते हैं इन सारे एक्सपेक्टेशन, इन सारे बिहेवियर से भागना, इन सारे एक्सपेक्टेशन, इन सारे बिहेवियर को छोड़ना चाहते हैं, उनसे एस्केप होना चाहते हैं, बट फिर तो मेन पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन होता है अपनी जो ट्रेडिशनल मेल रोल है उसको अडाप्ट करने में। तो सेक्स रोल स्ट्रेन हेन एक मॉडल है जिसको प्लेक ने प्रेजेंट किया था 1981-1995 में, एंड इट डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द स्ट्रेस विच इज़ एक्सपीरियंस्ड बाय मेन। इट इज़ ऑल ये स्ट्रेस को का एक और नाम है, इसको स्ट्रेस को जेंडर रोल स्ट्रेन भी कहा जाता है। According to this model, the strain यानी कि the stress is felt by those males who try to adapt the traditional expectation and are successful in doing so.